पोषण। पोषण, ठीक है। तो उसमें हमने आपको बताया था स्वपोषी, परपोषी और प्रकाश संश्लेषण। फिर पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, ये सब बताया था। आपको प्रकाश संश्लेषण कह रहे हो कम समझ में आया था, ठीक। आज फिर से हम यहीं से शुरू करेंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, एक लाइन में परिभाषा आप याद करिए। कक्षा 7 के बस एक लाइन में आप याद रखिए कि पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को या प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इनके लिए पौधों को 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। वो क्या है? पहला पानी, ठीक है। दूसरा क्या था आपने बताया? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और तीसरा लगता है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। और चौथी कौन सी चीज है? क्लोरोफिल, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। अब देखिए पौधों को कहाँ से क्या चीज मिलता है। मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक है। खाना कहाँ बनता है? रसोई घर कौन सी है? पत्तियां। पत्ती। पौधों की रसोई घर कहाँ है? पत्ती। कल बताए थे। तो भोजन कहाँ बनेगा? इसी में बनेगा। तो सूर्य का प्रकाश तो जो है सबको फ्री में मिलता है, ठीक है। धूप में है तो सूर्य का प्रकाश तो ये डायरेक्ट पर्यावरण से ले लिया। हमारे पर्यावरण में, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। ये भी क्या लिया? डायरेक्ट ले लिया, हवा से ले लिया। और पानी कहाँ से मिलेगा? इसकी जो जड़ होगी जमीन में नहीं होगी, नहीं जमीन में लगाए हो, गमले में लगाए हो। पानी कहाँ? पानी जमीन से ही मिलेगा। तो पानी कहाँ से मिलेगा? इसके जड़ों द्वारा मिल जाता है। जड़ पानी क्या करते हैं? पत्ती तक पहुंचा देते हैं, ठीक। पानी कहाँ से मिला? जमीन से। जमीन से कौन पानी को लिया? जड़ लिया और वो कहाँ पहुंचा दिया? पत्ती में पहुंचा दिया, ठीक है। 3 चीज हो गई। पानी कहाँ से आ रहा है? जड़ों से आ रहा है, भूमि से पानी आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? भूमि से पानी आ रहा है, ठीक है। वो उसको ले लिया। और चौथी चीज बची क्लोरोफिल। वो इस पत्ती में पहले से ही मौजूद है। क्लोरोफिल कहाँ है? इस पत्ती में पहले से ही मौजूद है, ठीक है। ये पत्ती हरे रंग की है। हमको पता है कि पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। इसका मतलब इसमें क्लोरोफिल है। जैसे ये चारों चीज है तो ये अपने आप जो है क्या, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, भोजन बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये सुबह से लेकर के रात तक चलती रहती है। जब अंधेरा हो जाता है तो यह प्रक्रिया क्या होती है? बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि उससे उस टाइम सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है। यह प्रक्रिया सिर्फ दिन में होती है। रात के टाइम ये भी मिलेगा और क्लोरोफिल भी मिलेगा, मगर क्या नहीं मिलेगा? सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा। इसलिए यह प्रक्रिया नहीं होती है। ये हम कल बताए थे, आप फिर भूल गए। और इस प्रक्रिया को एक रिएक्शन समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। ये अभी आप अपने में सिर्फ समीकरण याद कर लीजिए। जब आगे और बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप अभी बस अपने में परिभाषा याद रखिए, किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है ये याद रखिए, कैसे होता है, कहाँ बनता है ये याद रखिए। और ये एक रिएक्शन याद कर लीजिए। रिएक्शन क्या है? अभी आपने बताया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किन की जरूरत पड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए फिर किसकी जरूरत पड़ती है? पानी की। H2O पानी का सूत्र ये भी पता है। फिर यहाँ रिएक्शन होगा, यहाँ ऊपर क्या है? सूर्य का प्रकाश उसको मिल जाता है ना जी मैम। और पत्तियों में पहले से क्या होता है? क्लोरोफिल। तो ये दोनों आप इस रिएक्शन के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका बनेगा C6H12O6। ये ग्लूकोज का सूत्र है। ग्लूकोज के रूप में खाना बनता है ना, बताया थे कल। और उसके बाद यहाँ से ऑक्सीजन गैस क्या होगी? रिलीज होगी। मतलब ऑक्सीजन गैस ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता है और ऑक्सीजन गैस को छोड़ता है या निकालता है, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। अब यहाँ CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है, ठीक है। और इसमें आगे 6 लिखे हैं, तो इसको ये समीकरण को बैलेंस करने के लिए है, ठीक। तो इसमें इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु लिए जा रहे हैं? 6। कितने लिए जा रहे हैं? 6। पानी के कितने अणु लिए जा रहे हैं? 6। 6 कार्बन डाइऑक्साइड
यहाँ से इसने जल भेजा और यहाँ पे खाना, उसको पता है कि पत्ती में खाना बन रहा है। और खाना किस रूप में बन रहा है? C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है, ग्लूकोज के रूप में बन रहा है। जब खाना बन जाता है तो इस खाने को जो पौधा होता है वो अपने कार्य के लिए यूज करता है, अपना वृद्धि के लिए जो है यूज करता है, विभिन्न जैविक क्रियाएं वो इससे संपादित करता है। और जो बचा हुआ भोजन रहता है, भाई तो स्वयं खाली तो नहीं रहेगी, जो बचा हुआ भोजन रहता है वो जड़, तना, पत्ती, जड़, तना और उसमें फल फूल में क्या करता है? भेज देता है। ठीक है, यही आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, बस इतनी सी है, आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। ठीक, और कल मैंने एक प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था कि सिद्ध करो, प्रयोग द्वारा सिद्ध करो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज रहेगा, पढ़ेंगे परजीवी। क्या आपकी बुक में अगला टॉपिक क्या है? परजीवी। कल स्वपोषी बताए थे आपको जी। स्वपोषी क्या था? वह पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। अब हम बात करते हैं परपोषी पौधे की। परपोषी, ठीक है, परपोषी पौधे। परपोषी किसे कहते हैं? कल बताया था, फिर आप याद कर लीजिए। परपोषी वह जो अपना भोजन स्वयं, याद तो है, कल बताए थे। परपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरे पर निर्भर होते हैं, उसे परपोषी कहते हैं। परपोषी कहते हैं। ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं ऐसे को हम क्या कहते हैं? परपोषी। मतलब उनका पालन पोषण कौन कर रहा है? कोई और कर रहा है। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल हो जाएगा, एक इसी में पौधा है आपके में, अगली हेडिंग मृतोपजीवी। क्या? मृतोपजीवी। अब ये कौन से पौधे होते हैं? परपोषी का ही एक उदाहरण है। परपोषी का उदाहरण कौन सा है? मृतोपजीवी पौधे। ये पौधे होते हैं। अब ये पौधे होते कौन है? ठीक है, ये पौधे वो होते हैं, देखिए आप कभी बरसात के दिनों में आपने गांव में कहीं भी बरसात के दिनों में देखना, जहाँ गोबर ओबर या गांव की भाषा में क्या करते हो, जहाँ गोबर एक जगह इकट्ठा हो, पास जहाँ बन जाती है, जहाँ में बहुत नमी है, जहाँ पानी इकट्ठा होता रहता है, वहाँ पे कभी देखे हो ऐसे छतरी नुमा एक पेड़ उगाता है? जी मैम। क्या कहते हो उसे? क्या कहते हो? कुकुर मुत्ता। कुकुर मुत्ता। वो देखो कह रही कुकुर मुत्ता। तो ये जो कुकुर मुत्ता कह रहे हो, ये हमारा कौन सा पौधा है? मृतोपजीवी पौधा। ये पता है, इनके में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये जो पौधे होते हैं हल्के भूरे रंग के होते हैं ना, सफेद और भूरे रंग के होते हैं। जी मैम। यही कलर तो होता है। जी। तो ये जो हल्के भूरे सफेद रंग के जो कुकुर मुत्ता बता रही हो, ये कहाँ उगते हैं? नमी वाले स्थानों पे। ठीक है, तो उगाते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। और जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो खाना कहाँ से बनाएंगे? खाना इनमें बनेगा नहीं। और जीवित रहने के लिए तो भोजन की आवश्यकता है। तो ये अपना भोजन कहाँ से लेंगे? ये जहाँ पे उग रहे हैं, जहाँ पे सड़े गले स्थानों पे उग रहे हैं, वही जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मतलब होता है ना, पत्तियां सड़ गई हैं तो उसके जो कार्बनिक तत्व मिट्टी में मिल गए हैं, वो अपना भोजन वहीं से लेते हैं, जहाँ अपने वास स्थान जहाँ पैदा हो रहे हैं, जहाँ उग रहे हैं। तो आसपास में जो मतलब कार्बनिक पदार्थ हैं मिट्टी में मिले हुए, उन्हीं को ये अपना क्या करते हैं? उन्हीं से अपना ये भोजन ले लेते हैं। देखिए आपने हो गया ना, मृतोपजीवी भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से ही प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको मृतोपजीवी कहते हैं। इन्हें मृतोपजीवी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से लेते हैं, इसलिए इनको हम मृतोपजीवी पौधे कहते हैं। जैसे आपने बताया कुकुर मुत्ता, जैसे कुकुर मुत्ता। कुकुर मुत्ता का भी दूसरा नाम बेटा मशरूम है। क्या है? मशरूम है। इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है, इसीलिए अब लोग क्या कर रहे हैं कि खेतों में भी इसको क्या किए हैं? उगाने लगे हैं, क्योंकि ये जो है इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है और लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। तो पहले तो जो है ऐसी खेती नहीं थी, मगर अब क्या है, बड़े पैमाने पे इसकी क्या हो रही है? कुकुर मुत्ता की खेती हो रही है, या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मशरूम की खेती हो रही है। ठीक है, अगली बात फिर करते हैं परजीवी की। क्या करते हैं? परजीवी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परजीवी। मिला उसमें? मिला ना? परजीवी। अब परजीवी
क्या होता है, कभी कभी आप कोई पेड़ देखो लगे रहते हैं तो ध्यान देना, सब लोग देखे होंगे, पेड़ है, आम का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, बरगद, उस पे कोई पतली 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 ऐसे शाखा नहीं लटक जाती है, टहनी की तरह लटकी रहती है, ऐसे 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 ऐसे, क्या करते हो उसको? हाँ, किसी पेड़ पे, हाँ, उसको क्या कहते हो आप? शाखाएं। क्या, किस चीज की शाखाएं करते हो? देखे हो कि पेड़ है उगा हुआ है, उसके ऊपर क्या होता है, दूसरा पेड़ अमर बेल टाइप का कुछ ऐसे जो है लिपटा रहता है, हाँ, बवर बोलते हो, क्या बोलते हो? बवर बोलते हो, और क्या बोलते हो? सोचना, कल सोच करके आना, ठीक है, कि उसको क्या बोलते हैं, ठीक। तो परजीवी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना जो है अपना जीवन या अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, वो क्या करते हैं, अपना जीवन दूसरे पौधों पर बिताते हैं, ठीक है। इसका एक उदाहरण है अमर बेल। क्या है? अमर बेल। अमर बेल का जो पौधा होता है बेटा, ये क्या करता है, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाता, ये क्या करता है, दूसरे पेड़ की जड़ जो वो तना है, टहनी है, उसमें क्या करेगा, ऐसे 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 लपटा रहेगा, ठीक है, और उसी पौधे से अपना पोषण प्राप्त कर लेता है, अपनी जड़ को। जैसे मान लीजिए ये कोई पौधा है, ठीक है, प्लांट है, ये कोई पौधा है, तो ये जो अमर पेड़ है इसी के चारों ओर क्या करेगा, ऐसे क्या करेगा, इसी में लपेटा रहेगा, और अपनी जड़ को इसी जो दूसरा जिससे पोषण प्राप्त कर रहा है इसमें घुसा देता है, ठीक है, और सारा इस पेड़ का जो पोषण हो रहा है, इसका जो खाना बन रहा है, ये तो खा ही रहा है, साथ ही साथ इसका खाना कौन खा रहा है, अमर पेड़ भी खा रहा है, ठीक है। तो मतलब ये अपना पूरा जीवन क्या कर रहा है, दूसरे पेड़ में बिता रहा है कि नहीं बिता रहा है, दूसरों पर है आश्रित कि नहीं है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, परजीवी कहते हैं, जो अपने भोजन के लिए पूरी तरीके से दूसरे पेड़ पर या दूसरे पर आश्रित रहते हैं, उन्हें हम परजीवी कहते हैं। उदाहरण के लिए अमर बेल, ठीक, ये समझ में आया कि परजीवी किसे कहते हैं, परजीवी पौधा किसे कहते हैं। परजीवी पौधा वो होता है जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहता है या निर्भर रहता है, ऐसे पौधों को हम क्या बोलेंगे, परजीवी पौधा बोलेंगे। इसका एक उदाहरण क्या है हमारा, अमर बेल, ठीक है। अब बस छोटे छोटे पैमाने पे है जो बुक में है। फिर अगले आपकी बुक में है सहजीवी पौधा। कौन सा पौधा, सहजीवी पौधा। अब ये कौन सा पौधा है, ठीक है, एक एक पौधा है, पौधा, ठीक है, एक एक चीज पढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, सहजीवी पौधा। पहले हमने क्या पढ़ा, स्वपोषी परपोषी पढ़ा, ठीक है, फिर प्रकाश संश्लेषण पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, मृतोपजीवी पौधे पढ़े, ठीक है, इसमें कुकुर मुत्ता आया था ना, क्योंकि ये मृत स्थानों पर पैदा होते हैं, इसलिए हम इन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। फिर हम आपको बताए परजीवी पौधे। कौन से बताए, परजीवी पौधे, वह पौधा जो भोजन के लिए दूसरे पौधों पर पूरी तरीके से आश्रित रहता है, उसे हम परजीवी पौधा कहते हैं। जैसे अमर बेल, मैंने एक उदाहरण दिया कि ये पौधा है, उसपे एक अमर बेल ऐसी क्या करती है, शाखा की मतलब गुच्छे की तरह उसमें क्या होती है, लिपटी होती है, आपकी बुक में भी बना है, ठीक। तो ये हो गया। फिर अब हम बात करते हैं आगे सहजीवी पौधे। ये कौन से पौधे हैं, देखिए, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दोनों साथ साथ रहते हैं, क्या कहते हैं, साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे का भरण पोषण करते हैं, ठीक है। तो ऐसे पौधे जो साथ साथ रह करके एक दूसरे का भरण पोषण करें, कि एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, ऐसे पौधों को हम सहजीवी पौधे कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप दोनों लोग हैं, कुछ सामान इसके पास है, कुछ सामान इसके पास है, ठीक है, तो ये अपना सामान इसको दे देती है, ये अपना सामान इसको देते हैं, इसी तरह दोनों अपना पूरा लाइफ बिता है। इस तरह के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, संबंध को क्या बोलते हैं, सहजीवी, ठीक है। तो अब इसमें एक उदाहरण है, 3 है, लाइकेन। कौन है, लाइकेन, कवक, शैवाल, ठीक है। तो ये जो शैवाल और कवक होते हैं बेटा, ये दोनों लाइकेन के साथ अपना क्या करते हैं, सहजीवन बिताते हैं, ठीक है। इसमें शैवाल क्या करता है, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है, जो कि अपना भोजन इन लोगों को देता है, ठीक है। और कवक क्या करता है, कवक जल, खनिज, लवण, इन सबको इसको देता है, ठीक है। ये
पौधे कहते हैं। ठीक, जैसे इसका एक उदाहरण है लाइकेन भी सहजीवन का उदाहरण है, जहाँ कवक और शैवाल, लाइकेन के पौधे पर कवक और शैवाल दोनों एक साथ रहते हैं और इस तरह का जो जीवन बिताते हैं इसे हम सहजीवन कहते हैं। क्या कहते हैं? सहजीवन। जो साथ साथ रहने की वजह से सहजीवी पौधे कह दिए, और जो ये जीवन बिता रहे हैं पूरी जिंदगी एक साथ रह करके एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, इसको हम सहजीवन कहते हैं। ठीक, आई बात समझ में? सहजीवी पौधे और परजीवी पौधे दोनों में अंदर समझ में आया ना। अब लास्ट में आपके यहाँ एक और बचा है, क्या है? कीटभक्षी पौधे। क्या है? कीटभक्षी। ये पाठ खत्म होने वाला है, थोड़ा सा है, लास्ट टॉपिक है कीटभक्षी पौधे। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका पाठ खत्म हो गया। आपको कक्षा 7 में बस इतना ही पढ़ना है, सबकी परिभाषाएं, सबके उदाहरण जितना बताएं इतना अगर आप पढ़ लोगे तो इसी अभ्यास के जितने प्रश्न हैं सब आप कर डालोगे। अब कीटभक्षी पौधा क्या होगा? नाम से हो रहा है, भक्षी मतलब खाने वाला, भक्षी मतलब खाने वाला, कीट मतलब कीड़ा मकोड़ा, कीट मतलब कीड़ा आगे पौधे लगा है, इसका मतलब दिमाग में कुछ आ रहा है, कुछ ऐसा पौधा होता होगा जो छोटे छोटे कीड़ों को खाता होगा, होता है ऐसे नाम से। तो आप परिभाषा नाम से बना लो कि वह पौधे जो कीट पतंगों को खाते हैं और अपना भरण पोषण करते हैं, ऐसे पौधों को हम कीटभक्षी पौधे कहते हैं। ठीक, अब ये पता है कहाँ पर उगते हैं? ये मोस्टली जहाँ दलदल रहता है, जहाँ पे दलदल वाला स्थान होता है, वहाँ पे ये पौधे अपने आप उगते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है ये नाइट्रोजन की जो कमी होती है। अच्छा, ये कीट पतंगों को क्यों खाते हैं? जो दलदली स्थान है वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी रहती है। ठीक है, तो इनको अपने ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये क्या करते हैं, अपने आकार को ऐसे मटके, एक चित्र देखिए बना हुआ है ना किताब में, ये क्या करते हैं, इसके अंदर जो है बहुत छोटे छोटे रेशे होते हैं। तो कोई कीट पतंगा आता है तो इसके अंदर जाता है, तो वो उसी मूल रोए में क्या करता है? फंस जाता है, और जैसे ही फंसता है ऊपर एक ढक्कन संरचना है, ये उसको क्या करती है? बंद कर देती है, और इसमें बहुत सारे पाचक एंजाइम होते हैं जो इस कीट पतंगों को क्या करते हैं? पचा लेते हैं, पच करके उसके पेट में चला गया। तो ये अपने नाइट्रोजन की कमी को इसी कीट पतंगों को खा करके पूरा करते हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस एक इसकी परिभाषा आप याद रखिए कि कीटभक्षी पौधा किसे कहते हैं। आपकी बुक में देखिए लिखा भी हुआ है कि वे पौधे जो कीटाणुओं का भक्षण करते हैं उन्हें कीटभक्षी पौधा कहते हैं। ठीक है, फिर ये प्रक्रिया बताइए कि कीटों को कैसे पकड़ते हैं। ठीक है, एक घड़ पन्नी दिखाया गया जिसमें पत्तियां जो है घड़े के आकार के रूप में बन गई है कि नहीं? चित्र देखिए, पत्ती का शीर्ष भाग ढक्कन के रूप में बन जाता है। ठीक, जब कोई कीड़ा आता है तो वो इस घड़े के अंदर जाता है और इसमें छोटे छोटे रोए होते हैं जिन्हें हम मूल रोम कहते हैं, वो इसमें फंस जाता है। क्या करता है? फंस जाता है, और जैसे वो इसमें फंसेगा ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है, और इसके अंदर इतने पाचक एंजाइम होते हैं जो कीड़े को पचा ले जाते हैं। इस तरह कीटभक्षी जो पौधे होते हैं वो अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। इसमें एक उदाहरण लिखा है ड्रोसेरा। क्या लिखा है? ये कह रहा है भारत के गारो और खासी की पहाड़ियों पर ज्यादा पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? गारो और खासी की पहाड़ियां होती है, वहां पर ये पौधे पाए जाते हैं। पाठ आपका खत्म हो गया। ठीक है, इसमें आपको फिर से रिवीजन कर लीजिए। पाठ में कुछ नहीं है, पौधों के पोषण में सबसे पहले आपको स्वपोषी परपोषी भी बताया गया है, फिर आपको प्रकाश संश्लेषण बताया गया, फिर प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया गया है। ये है पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, ये आप समझ लीजिए। फिर आप परजीवी पौधे जान लीजिए, सहजीवी पौधे, मृतोपजीवी पौधे और कीटभक्षी पौधे। बस इतना ही है इस पाठ में। ये अभ्यास पाठ आपका जो है खत्म। अब इसमें से अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कुछ नहीं आ रहा है, तो आप बेझिझक मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक।